गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? क्लास को आगे स्टार्ट करें, एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आगे स्टार्ट करें, एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए पहला आपसे पूछा गया है, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण यहां पर क्या होगा, है ना? यहां पर कक्षा होगा, ठीक है ना? यहां पर डैश लगा लीजिएगा हलंत। यहां पर बताइए कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण यहां पर क्या होगा, यहां पर कमेंट करना है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या होगा? कक्षा शब्द का अगर हम शुद्ध उच्चारण की बात करेंगे, यहां पर कक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है काकल्य वर्ण कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर का जवाब देना है। काकल्य वर्ण इनमें से कौन सा है? अगर हम काकल्य वर्ण की बात करेंगे, यहां पर आंसर आपका होगा हा। हा जो आपका है काकल्य वर्ण में आता है, याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पहचानना है। उल्लंघन बताइए किस तरीके से लिखा जाता है, जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? अगर आप वाकई में बेहतरीन तैयारी करना चाह रहे हैं तो लास्ट में जरूर बताइएगा 50 में से कितने सही हैं प्रश्न आपके, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां पर देखिए जवाब हमारे भी जा चुका है, कह रहे हैं 3 नंबर का बी नंबर होगा। 3 नंबर का बी बिल्कुल सही है, उल्लंघन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, दिए गए वाक्य में प्रणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। लिखा हुआ है सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, यानी पहला ही विकल्प यहां पर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। देखिए यहां पर बताना है निम्नलिखित में से यहां पर कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। अगर हम पत्र की विशेषता की बात करेंगे तो यहां पर आपका संक्षिप्तता भी है, आपका विशेषता नहीं है, नहीं वाला पूछा गया। ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन प्रेषक आपका पत्र की विशेषता में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है ना, बिल्कुल सही जवाब है, 5 नंबर का बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, निम्न में से परा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। देखिए परा उपसर्ग अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर परा उपसर्ग की अगर हम बात करेंगे, पराक्रम में देखिए परा अलग है, क्रम ये एक शब्द है सार्थक, ये तो है आपका उपसर्ग है, बोला गया किसमें नहीं है। अगर हम पराजय में बात करेंगे तो परा और जय आपका ये भी अलग हो रहा है। पराभव में बात करेंगे, यहाँ पर परा और भाव ये भी आपका होता है, भाव भी एक सार्थक शब्द है। लेकिन पराधीन में दोस्तों यहाँ पर धीन कोई सार्थक शब्द नहीं होता, अधीन होता है, यानी यहाँ पे उपसर्ग आपका पर इस तरीके से लगा होता, तब ये आपका हो जाता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे परा उपसर्ग किसमें नहीं लगा है, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए बताना निश्चल निश्चल का संधि विच्छेद यहां पर क्या होगा। देखिए यहां पर संधि विच्छेद बताना है तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, यहां पर विसर्ग संधि तो है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर होगा नी प्लस छल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर देखिए पूछा गया टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वाक्य में टहलना क्या है। चलिए कमेंट करिए। यहां पर राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब यहां पर क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वाक्य में टहलना क्या है। देखिए जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती हो तो ऐसी क्रिया को हम क्रियार्थक क्रिया कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, और ये सदैव एक वचन में आपकी पुल्लिंग में होती है, सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है, याद रखिएगा। टहलना, टहलना क्या है, क्रियार्थक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, ए नंबर, क्रियार्थक संज्ञा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए बताना है महाशय में कौन समास होगा। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देना है, महाशय में समास कौन सा होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहां पर देखिए महाशय, अगर आप इसका विग्रह करेंगे महान आशय, अब महान अगर शब्द आ गया तो कहीं ना कहीं विशेषता बताई जा रही है, और जहां पर विशेषण विशेष की बात होगी तो वहां पर आपको कर्मधारय समास लगा के आना है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है। चलिए कमेंट करिए 10 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा। यहां पर देखिए आपको बताना है कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है, यानी गलत वाला आपको बताना है, इनमें से कौन सा अशुद्ध है। 3 इसमें आपके शुद्ध दिए गए होंगे। 10 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए, राइट आंसर यहां पर क्या होगा।
10 नंबर का यहां पर कह रहे हैं ए नंबर होगा। मेरे पास लाल पेन थी, देखिए पेन एक पुल्लिंग शब्द है, और जब पेन होगा तो पेन के साथ आपका क्या आएगा, था आएगा, क्योंकि पेन हमारा पुल्लिंग में है, याद रखिएगा पुल्लिंग शब्द है, और यहां पर था होना चाहिए था। मेरे पास लाल पेन था, पेन थी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका अशुद्ध दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। अगर हम अर्ध स्वर की बात करेंगे तो अर्ध स्वर हमने कई बार बताया या और वाह। अगर या और वाह आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाइएगा अर्ध स्वर है, ठीक है ना। रा क्या है, रा आपका लुंठित ध्वनि है। कौन सा है, ये आपका लुंठित ध्वनि है, याद रखिएगा लुंठित ध्वनि है आपका। ला की बात करेंगे, ला आपका पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है ना, ये पार्श्विक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। खगेश का यहाँ पर बताना है पर्यायवाची क्या होगा, खगेश। चलिए कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। खगेश का दोस्तों पर्यायवाची याद रखिएगा वैनतेय होता है। क्या होता है, वैनतेय होता है, ठीक है ना। यहाँ पर वैनतेय बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। देखिए शब्द अलंकार आपको बताना है, इनमें से शब्द अलंकार कौन सा है। तो शब्द अलंकार में आपने पढ़ा होगा, है ना। शब्द अलंकार 3 प्रकार के आपके होते हैं, वैसे तो 5 है ना। 3 आपके जनरली ज्यादा फेमस है, जो आपको पता होना चाहिए, अनुप्रास, यमक और श्लेष, है ना। ये तो आपके होते ही है, बाकी 2 और भी हैं। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है गुप्त मंत्रणा करना। ऑप्शन नंबर यहां पर बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर का जवाब देना है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित निबंध कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर का कमेंट करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो निबंध है आपका, वो आपका कूटज है। जिनका भी जवाब कूटज आया है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी देखिए मोस्टली जवाब सही आया है ना। 15 नंबर का सी होगा। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है, यहां पर आंसर लॉक करिए। 16 नंबर का क्या होगा, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है। और यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, प्रभा खेतान, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। देखिए जब अक्षर या शब्द की बात होगी, वाक्य की हम बात नहीं कर रहे हैं, जब अक्षर या केवल शब्द की बात होगी तो वहां पर दोस्तों इकहरा उदाहरण प्रयोग करेंगे। जब कोई एक वाक्य टाइप का होगा तो वहां पर दोहरा उदाहरण प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन चिन्ह लगा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपको चिन्ह दिख रहा है ना, लास्ट में देख रहे हैं ना, ऊपर की तरफ 2 बने हुए हैं निशान टाइप के, ये कौन सा चिन्ह है, आपके दिमाग में याद आ गया होगा। ये तो आपका उद्धरण चिन्ह होता है, और दोहरा उद्धरण चिन्ह याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर लॉक कर देना। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए सही जवाब था। 18 नंबर का सभी का जवाब आया सी सी सी। 19 नंबर बताइए। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोहरे उद्धरण के पहले दोस्तों याद रखिएगा अल्प विराम प्रयोग होता है। अल्प विराम का मतलब होता है कामा। अल्प विराम जब हम बात करेंगे, अल्प विराम का मतलब होता है जब कामा लगा देते हैं, यही आपका अल्प विराम होता है। और दोहरे उद्धरण के पहले आपका अल्प विराम प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, देखिए ये प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है। ये आपका इस तरीके से एक्स एक्स लिखा हुआ है। पूछा गया रेखांकित चिन्ह कौन सा है। इसमें देखिए मोस्टली गलती कहां पर होती है, जब एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा। एक बार देखो ये तो आपका लिखा ही हुआ है, एक्स एक्स करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें आपके एक और लिखा जाता है, एक उसमें इसमें इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे लिखेंगे, है ना, ऐसे लिखेंगे, ऐसे। जब इस तरीके से लिखा होगा तो उसमें आप लगाइएगा समाप्ति सूचक चिन्ह में। लेकिन जब इस तरीके से लिखा होगा लगातार, बीच में डैश नहीं होगा, तो आंसर जाएगा लोप सूचक चिन्ह। देखिए थोड़ा अंतर है, डैश लगा के अगर लिखा जाएगा तो समाप्त सूचक चिन्ह होगा, अगर लगातार लिख दिया जाएगा तो वहां पर लोप सूचक चिन्ह होगा। याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, बी नंबर सही होगा।
जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न करवा चुके हैं। अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार होता है जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का अगर सामान्य बात से समर्थन करेंगे तो वहां पर अलंकार अर्थांतर न्यास होता है। याद रखिएगा, विकल्प सी है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? यहां पर देखिए आंसर देना है। 22 नंबर का देखिए कमेंट करिए, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो यहां पर याद रखिएगा, नियम में, आदेश में, अधिकार में, लेकिन कर्तव्य क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहां पर कौन सा है? आनुषंगिक बताइए किस तरीके से लिखेंगे। 23 नंबर का आंसर लॉक करिए। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? 22 का सी बिल्कुल सही है। 23 नंबर का बताइए राइट आंसर यहां पर क्या होगा? आनुषंगिक कैसे लिखेंगे? और बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बताइए, शुद्ध वाक्य चुनिए। यहां पर देखिए शुद्ध वाक्य बताना है, लिखा है वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। बात तो यही लिखी गई है बार बार, लेकिन इसमें शुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहां पर राइट आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर देखिए बताना है एक युग में अशुद्ध है, इसमें से कौन सा युग में अशुद्ध है आपको बताना है। धूम धड़ाका की बात करेंगे, ये तो आपका अशुद्ध पूछा गया है तो शुद्ध है। धूम धड़ाका अनुकरणवाचक शब्द है। जूता एक बार हमसे कई लोगों ने पूछा था कौन शब्द, हमने बताया था देशज में आता है जूता, तो देशज ये भी सही है आपका। रेल आपका अंग्रेजी शब्द है, रेलगाड़ी है ना, रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी शब्द है। रेलगाड़ी कल की क्लास में कराया था, आपका संकर शब्द होता है। लेकिन यहां पर औरत की बात करेंगे दोस्तों, औरत जो आपका है एक विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द का मतलब अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। अगर हम औरत की जगह अगर हम स्त्री कह देंगे तो स्त्री हमारा कैसा है? स्त्री हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। स्त्री हमारा हिंदी भाषा का शब्द है, औरत हमारा अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए आपका आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञा का भेद इनमें से कौन सा नहीं होता है? संज्ञा हमने बताया है 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यहां पर जो आपका लिखा है ना निजवाचक, ये आपका नहीं होगा क्योंकि ये सर्वनाम का भेद होता है। ये दोस्तों सर्वनाम का भेद होता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, हवा कैसा शब्द है? हवा कैसा शब्द है? यहां पर देखिए आंसर बताइए, 27 नंबर का जवाब क्या होगा? हवा जो आपका है, हवा कैसा है? हवा जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर के साथ, संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न बताइए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ संज्ञा होता है, यौगिक होता है, ठीक है ना, यौगिक होता है, और तीसरा कौन सा होता है? योग रूढ़ होता है, योग रूढ़ होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? यहां पर देखिए हिंदी में आपसे सर्वनामों की संख्या पूछी गई है, कितने आपके सर्वनाम होते हैं हिंदी में? यहां पर जवाब दीजिए, 29 का आंसर क्या होगा? और यहां पर जवाब आ चुका है, हिंदी में आपके टोटल कितने सर्वनाम है? 11 हैं। कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। टोटल आपके बस नंबर याद रखना 11 है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो यहां पर देखिए जो आपका पहला विकल्प लिखा है ना तू पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर हम बात करेंगे जो आपका संबंधवाचक है, ये कैसा है? ये संबंधवाचक है आपका। कोई तो आपको पता चल ही रहा है, कोई कैसा है? कोई कैसा है बताइए? अनिश्चयवाचक। कोई हमें कोई निश्चित नहीं है ना, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या 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 प्रश्नवाचक, क्या क्या प्रश्नवाचक। तो इस तरीके से आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? यहां पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। तो यहां पर जो आपका विकल्प लिखा हुआ है ना सी नंबर, वात। वात दोस्तों आपका भिन्न होगा, क्योंकि वात जो है, वात शब्द जो है ये वायु का पर्यायवाची होता है, हवा का पर्यायवाची होता है, हवा का पर्यायवाची होता है। लेकिन जो आपका लिखा हुआ है ना वारि तोय सलिल, ये तीनों आपके किसके हैं? जल के। ये तीनों आपके जल के हैं। आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए बताना है बालू से तेल निकालना। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। बालू से तेल निकालना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर बताइए, बालू से अगर तेल आप निकाल लेंगे तो इसका क्या मतलब होगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, वेरी गुड, बिल्कुल 32 नंबर का बी, असंभव को संभव करना। असंभव कोई काम हो उसको अगर आप संभव कर दें
तो समझो बालू से तेल निकालने के समान है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुहावरा कौन सा है? मुहावरा देखिए पूछा गया है, मुहावरा बताइए इनमें से कौन सा है। अच्छा, आपने सुना होगा एक मुहावरा, एक सुना होगा लोकोक्तियां, है ना। मुहावरा दोस्तों वाक्यांश होता है, वाक्य का एक तरीके से अंश होता है, लेकिन लोकोक्तियां जो होती है वो वाक्य के रूप में होती है। यहां पर आपसे पूछा गया है इन चारों में से मुहावरा कौन सा है, और यहां पर 33 नंबर का बताया जा रहा है बी नंबर, बिल्कुल सही है। दांत खट्टे करना मुहावरा है। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये आपका लोकोक्ति है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा और दूर के ढोल सुहावनी, ये तीनों के तीनों आप क्या है, लोकोक्तियां हैं। अगला प्रश्न बताइए, क्रिया क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? अभी इसके पहले जस्ट क्वेश्चन में कराया था, क्रियार्थक संज्ञा के बारे में बताया था कि जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती हो तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यह सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है, सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हुए कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? देखिए यहां पर आपको बताना है, जहां पर संज्ञा और सर्वनाम की बात हो गई ना, समझ जाइए तद्धित प्रत्यय की बात हो रही। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका, यहां पर राइट आंसर आपका होगा। जहां क्रिया से रिलेटेड होगा वहां पर कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं, यहां पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर अगर हम बात करेंगे दो ही प्रकार के होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, यहां पर राइट आंसर आपका यहां पर डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 नंबर का जवाब देना है। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? 38 नंबर का यहां पर आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, पूर्वकालिक क्रिया, है ना, पूर्वकालिक क्रिया होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अव्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लिखा हुआ है उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द यहां पर कौन सा होगा? तो उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, बिना, बिना जो आपका आया ना यही आपका संबंध वाचक है। ऑप्शन नंबर यहां पे राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो याद रखिएगा वहां पर आपका होता है विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही है। 41 नंबर का जिनका भी बी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए बताइए इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए यहां पर स्त्रीलिंग बताना, इनमें से कौन सा नहीं है? रोटी, पूड़ी और नदी, ये तो कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग है। पानी आपका पुल्लिंग में आता है, तो आंसर आपको लगाना पड़ेगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चलिए यहां पर बताइए निम्नलिखित में से, अच्छा अगला प्रश्न है, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत्तमुखी स्वर है? अवृत्तमुखी स्वर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा ई, विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो प्रश्न अभी हमने कराया था अवृत्तमुखी, है ना, इसका आंसर हमने क्या बताया था? अवृत्तमुखी वाले में बताया था आपका ऑप्शन नंबर ई, बिल्कुल सही था, ई होगा। और एक चीज में और ये ध्यान रखिएगा, ई के साथ बड़ी ई भी आता है आपका, है ना, बड़ी ई भी है। और कौन कौन से हैं आपका? छोटा आ भी आता है, बड़ा आ, ठीक है ना, और ए आपका है और ए, ये सब दोस्तों ये सब आपके क्या है? अवृत्तमुखी, याद रखिएगा अवृत्तमुखी। अगला प्रश्न बताइए, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है? यहां पर देखिए बताना इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है। तो याद रखिएगा दिन हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है, पुल्लिंग में आता है, स्त्रीलिंग यही नहीं होगा, बाकी सब है सुबह दोपहर सांझ। अगला प्रश्न बताइए, बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए, यहां पर क्या होगा? और यहां पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। देखिए विधान वाक्य होगा, जिनका भी जवाब विधान वाक्य की तरफ है ना, समझ जाओ बिल्कुल सही है। विधान वाक्य क्या होगा, ये क्या होता है? देखिए बच्चे खेल रहे हैं विधान वाक्य का एग्जाम्पल आपका है, जिससे किसी बात के होने का बोध हो। जहां पर किसी बात के होने का बोध होता है वहां पर विधान वाक्य होता है।
याद रखिएगा। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का जब बोध होता है तो प्रश्नवाचक होता है, ठीक है ना। एक होता है आपका निषेधात्मक वाक्य, ये लिखा हुआ है। निषेधात्मक वाक्य में क्या होता है, किसी बात के ना होने का बोध, किसी बात के ना होने का, जब ना होने का बोध होगा तो निषेधात्मक। जैसे हमने कहा हमने खाना नहीं खाया, हमने खाना नहीं खाया निषेधात्मक होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर आपका पहला ही बी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। वर्तनी की दृष्टि से, है ना, वर्तनी की दृष्टि से यहां पर क्या होगा, शुद्ध शब्द बताइए। यहां पर क्या होगा, 46 नंबर का आपका यहां पर नरक होगा, ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए। अंधा युग के रचनाकार कौन है। अंधा युग की अगर हम बात करेंगे तो रचनाकार आपके धर्मवीर भारती हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से अगर हम सर्वनाम के भेद की बात करेंगे, बहुत बार प्रश्न करा चुके हैं। और देखिए एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न हम रिपीट भी कराते रहते हैं बीच बीच में टेस्ट में, ताकि जो आपकी हिंदी है ना, जो भी प्रश्न लगते हैं कि इंपॉर्टेंट रट जाए, दिमाग में बिल्कुल छप जाए। हिंदी के प्रश्नों को बीच में रिपीट कराना क्या मतलब रहता है, रिपीट कराने का मतलब यही रहता है कि वो पेपर में आपके दिमाग में छप जाए, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट को बहुत ही मेहनत से तैयार कराया जा रहा है ताकि आपको सिलेक्शन की ओर ले जाया जाए। एग्जाम अभी बता देंगे कब होगा, है ना। यहाँ पर आपके टोटल 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। 49 नंबर का देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। और यहां पर देखिए हमने अलंकार की, देखिए अलंकार एक वीडियो हम अभी जल्द लाने वाले हैं, और ऐसा ट्रिक बताएंगे कि दुनिया का कोई भी अलंकार होगा आपसे गलत नहीं होगा, है ना। देखिए यहां पर आपका योजक चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह के बाद अगर आपको सा सी से अगर आपको देखने को मिले सा सी से, ठीक है ना, तो वो 100% आपका जो अलंकार होता है उपमा अलंकार होता है। यहां पर देखिए योजक चिन्ह लगा 1, इसके बाद योजक चिन्ह फिर सा है। जब ये आपको देखने को मिलेगा तो आपको उपमा ही लगा देना है। अगर योजक चिन्ह के बाद सा सी देखने को नहीं मिलेगा तो वहां पे आंसर आपका रूपक भी मारा जाता है, रूपक अलंकार। अभी हम आपको बताएंगे बाद में, जब ये पूरी क्लास आपको पढ़ाएंगे अलंकार के अलग से, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। जवाब दीजिए। 50 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा। अब यहां पर देखिए योजक चिन्ह तो लगा है, लेकिन योजक चिन्ह के बाद सासी से नहीं आया है, तो इसका मतलब यहां पर आपको लगाना पड़ेगा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर यहां पे बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और 50 में से जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके